हेलो टू ऑल, निम्बस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री और मेंस दोनों के लिए ही। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ जो हम लोगों को इस वीक देखने को मिला है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो योल कैंट है, रिसेंटली उसका जो कैंटोनमेंट टैग है उसको हटा दिया गया है। यानी कि पहले योल कैंट जो है, योल जो है ये कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था, अब इसको एक मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है और यहाँ से जो सिविलियन एरिया है वो निकाल दिया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूज़ जो है यहाँ पे पब्लिश की गई हैं। ठीक है जी, किस तरह से योल कैंट जो है, योल जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसने टैग जो है लूज किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है माय डियर, योल कैंट बोर्ड टू बी डिसॉल्व्ड, आर्मी स्टेशन टू रिमेन। आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1100 एकड़ ऑफ जो गवर्नमेंट का जो लैंड है, ठीक है जी, वो हैंड ओवर कर दिया गया है सिविल एरिया को। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए जो आपका GS1 है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो GS1 है, उसमें जो यूनिट 1 का सब यूनिट 3 है, उसमें आपको देखने को मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट। तो हमारे मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आपके लिए ब्रीफ नोट भी लिखने को आ सकता है योल कैंट के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस टैग को हटाने से क्या बेनिफिट मिले हैं और ऐसा क्यों किया गया है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे द बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या था कि ये कैंटोनमेंट एरिया था और कैंटोनमेंट एरिया जो है ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टली इसको रेगुलेट करती हैं भाई। ठीक है जी, हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो एक कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से क्या होता था कि यहाँ की जो सिविल पॉपुलेशन थी, ठीक है जी, जो सिविल लोग थे, जो सिविलियंस थे यहाँ के, उनको क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स थी, है ना, ठीक है जी, तो वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो उनका लाभ नहीं उठा पाते थे। अब क्या होगा, अब जो है इस पर्टिकुलर, अब ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर आ जाएगा। तो सिविलियंस जितने भी हैं यहाँ पे, जो इस कैंटोनमेंट एरिया में सिविलियंस रहते थे, उन सबको क्या होगा, सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अगर हम आर्मी की बात करें तो भाई आर्मी के लिए भी बेनिफिट ही है ये। आर्मी के लिए बेनिफिट किस तरह से है, तो अब कहीं ना कहीं फोकस जो है मिलिट्री स्टेशन को डेवलप करने में दिया जा सकता है। इससे पहले क्या होता था कि दोनों को ही क्या करना पड़ता था, डेवलप करना पड़ता था। ऑब्वियस ही बात है ना। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो दोनों की डेवलपमेंट के लिए लगानी पड़ती थी। अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेशन की डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है अच्छे से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है और अगर हम सिविलियंस की बात करें तो उनके लिए भी ये अच्छा है। अच्छा, अब ये मूव क्यों चला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ के सिविलियन रेजिडेंस है माय डियर और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की ही पहले से डिमांड थी कि इस तरह का टैग हटाया जा सके ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो जितनी भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है जी, हो सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें भाई यहाँ पे ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे जो डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो उसका सिर्फ एक कंसिडरेबल पोर्शन जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था पहले। अब स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर कंट्रोल में होगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है भाई। ठीक है जी, और मिलेगी। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्यों इस तरह की मूव्स को ये लिया गया है। और ऐसा बोला जाता है, ही सेड दैट ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग expansion of civil area of cantonment there is a pressure on prime defense land in these facilities। तो कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट में अगर आप देखें तो सिविलियंस की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और दूसरा एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे एडमिनिस्टर करने में भी दिक्कत है। तो इस तरह के कुछ एक स्टेप्स उठाए गए हैं, इसीलिए जो है ये जो टैग है इसको हटाया गया है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कैंटोनमेंट एरियाज होते क्या हैं। देखो भाई, एक हो गया कैंटोनमेंट एरिया, एक हो गया सिविल एरिया और एक हो गया मिलिट्री एरिया।
मिलिट्री एरिया की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेट होता है भाई मिलिट्री फोर्सेस को, जो मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है जी, वो डायरेक्ट यहाँ पे होती हैं, यहाँ कोई सिविलियन नहीं होता। और अगर हम बात करें सिविलियन एरिया की तो यहाँ पे क्या होता है, जो आम जनता है वो रहती है, जैसे हमारे गांव हैं, ठीक है जी। और दूसरा होता है हमारे पास एक कैंटोनमेंट एरिया। इस कैंटोनमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें भाई सिविलियंस भी होते हैं और आर्म्ड फोर्सेस भी, ये दोनों ही क्या करती हैं, वे दोनों साथ में रहती हैं। इनको बोलते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट यानी कि छावनी। कैंटोन्ड की अगर बात करें तो इट्स मीनिंग ऑफ कॉर्नर, ठीक है जी, तो एक कोना उनके लिए भी। गॉट द पॉइंट। तो ब्रिटिशर्स ने ही ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था भाई, ठीक है जी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्या करना था, एक स्टैंडिंग आर्मी उनको भी खड़ी करनी थी। तो स्टैंडिंग आर्मी, एक तो उनका जो पर्टिकुलर ट्रेड था उसको भी उन्होंने बचाना था और खुद को भी उन्होंने बचाना था भाई, ठीक है जी। जो भी एडजॉइनिंग एरियाज थे उनके इन्वेजन से खुद को जो है प्रोटेक्ट करना था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने क्या है, ये कॉन्सेप्ट ईजाद किया भाई, ठीक है जी। उसके बाद ही ये एरियाज बनाए गए। अब अगर हम बात करें तो 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत वेरियस कैंटोनमेंट एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया। और अगर बात करें अब एट प्रेजेंट हमारे पास 2006 है, कैंटोनमेंट एक्ट 2006 है, जिसके अंतर्गत जितने भी भारत में कैंटोनमेंट एरियाज हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। याद रखना है आपने, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है ये एरियाज आते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं माय डियर, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सेपरेट एक बजट इनके लिए भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए क्या है, हमारे गांव में पंचायत है, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया गया है कैंटोनमेंट एरियाज के लिए, जिसको बोलते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। ये भी एक तरह से डेमोक्रेटिक बॉडी की तरह ही एक्ट करता है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब जरूरी हमारे लिए और क्या चीज़ें हो जाती हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले तो पता होना चाहिए योल कैंट के बारे में, ठीक है जी। तो योल कैंट की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है, द टाउन गेट इट्स नेम फ्रॉम योल। योल इज नथिंग बट द यंग ऑफिसर लिविंग। एक स्मॉल टाउन था जिसको ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया 1849 में। अब क्यों 1849 में, तो आप देखेंगे भाई हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो कांगड़ा हिल्स वाले एरिया थे वो 1846 में, जब 9 मार्च 1846 में द ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ, तो उसके दौरान ही जितने भी अपर एरियाज थे, सतलुज से नॉर्थ वाला जो रीजन था, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। उसी के बाद जो है ये डेवलपमेंट आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो टाउन गेट इट्स नेम, तो 1849 में योल को इस्टेब्लिश किया गया और 1942 में माय डियर योल कैंट जो है इसको बिल्ड किया गया। याद रखिएगा, इससे पहले इसको मजीठिया विलेज के नाम से जाना जाता था। ब्रीफली नोट लिखने को आ गया तो कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो 20,000 वॉर प्रिजनर जो थे इटली के, वो इसी योल कैंट में रखे गए थे। और 1947 की बात करें तो मई 1947 टू अक्टूबर 1947 1200 मुस्लिम वर कैप्ट देयर, और उसके बाद उनको पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया गया था। और वहीं बात करें 1949 टू 1952, देन दिस पर्टिकुलर कैंटोनमेंट एरिया एक्ट एज द रेफ्यूजी कैंप फॉर द कश्मीरी माइग्रेंट्स माय डियर। और अगर आज की बात करें, योल इज द हेडक्वार्टर ऑफ द 9 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी विच इज़ द यंगेस्ट। 2005 में इसको बनाया था, तो ये अभी यहाँ पे रह रही है। अच्छा, इसके नियर बाई कुछ एक फेमस अगर चीज़ों की बात करें तो फिर चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके नज़दीक में। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि संदीपनी हिमालय कहाँ पे है, तो ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट ए ब्रीफली राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द योल कैंट, इस तरह से मेंस में भी पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें तो इस तरह से आपको संदीपनी हिमालय यानी कि चिन्मया संदीपनी हिमालय स्टेटमेंट भी बन सकती है। ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इस कैंट एरिया में और क्या है। यानी कि अब हम बात करेंगे आपके मेंस की। मेंस में आपको ये पर्टिकुलर सिलेबस में लाइन देखने को मिलेगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए इस बार होने वाला है। देखिए क्या हुआ, 1815 की बात करें, थोड़ा सा इससे पहले की बात करें
तो क्या हुआ, बैटल ऑफ महलमोरिया होने के बाद 1809 में 1806 में आपकी बैटल ऑफ महलमोरिया हुई। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा के ऊपर कब्जा कर लिया। उस टाइम पे गोरखा के कमांडर अमर सिंह थापा थे, तो उनको जो है वहां से डिपार्चर करना पड़ा और वो अर्की की तरफ मूव कर गए। अर्की के बाद वो सीधा सिरमौर गए। सिरमौर से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी अपनी शिमला हिल्स की तरफ, ठीक है जी। और 1813 तक जो है शिमला हिल्स ब्रिटिश माफ कीजिएगा गोरखाओं के अंडर ही रही, ठीक है जी। तो क्या हुआ, जो शिमला हिल्स के रूलर थे उन्होंने देखा कि क्यों ना, अब उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, ऑप्शन दूसरी तरफ, एक तरफ सिख थे, दूसरी तरफ गोरखास थे और तीसरी तरफ उनको नजर आए ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला क्यों ना इनको इनवाइट किया जाए। तो उन्होंने इनको इनवाइट किया माय डियर शिमला हिल्स रूलर ने। और 1 नवंबर 1814, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर दिन को ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया गोरखाओं के ऊपर। और फाइनली फिर 1815 में ट्रीटी ऑफ सैगुली हुई। और उसी के बाद ही आप देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटोनमेंट इन हिमाचल प्रदेश इज स्टार्ट ड्यूरिंग द 1815, ठीक है जी। यानी कि ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स ने हिमाचल में कैंटोनमेंट बनाना स्टार्ट किया 1815 में। तो ये तो इंट्रोडक्शन आपकी हो जाएगी। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे पास 7 कैंट एरियाज हैं जिनको गवर्न किया जाता है एज पर द कैंट बोर्ड एक्ट 2006 माय डियर, जो हमने अभी देखा। तो 7 डिफरेंट कैंट एरियाज हम लोगों को हिमाचल में देखने को मिलेंगे। उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले है सुबाथू, जो कि शिमला में है। इसको 1815 में बनाया गया। हमने पहले ही बोला कि 1815 के बाद ही ये सीरीज स्टार्ट हुई। तो 1815 में इसको बनाया गया और ये सबसे पुराना कैंट एरिया भी है हिमाचल प्रदेश का। गॉट द पॉइंट। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ भी सीधा लिखा है कि गोरखा कैंपेन ऑफ 1815, इसी का एक रिजल्ट जो है ये आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलर, अच्छा 1815 में जब ट्रीटी ऑफ सगुली हुई तो जो गोरखा ट्रूप था उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई और बनाया गया माय डियर नशीरी बटालियन, ठीक है जी। तो नशीरी बटालियन जो था इनिशियली कहाँ थी, ये सुबाथू में रखी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें जुतोग की, तो जुतोग जो कि शिमला में है, इसको 1843 के दौरान बनाया गया। 1843 ये वो दौर है जब आपके एंग्लो सिख वॉर चले हुए थे। तो 1843 में जुतोग कैंट एरिया बनाया गया। अच्छा क्यों बनाया गया, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिलरी और इन्फेंट्री यूनिट्स थी आर्मी की, समर्स में इनको यहाँ रखने के लिए इस पर्टिकुलर कैंट एरिया को बनाया गया था। 2 गांव लिए थे जिनका नाम था धुरी एंड थोल। इन दोनों को महाराजा ऑफ पटियाला से लिया गया था और फिर इस कैंट एरिया को बनाया गया, ठीक है जी। तो दूसरा कैंट एरिया हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा जुतोग कैंट एरिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो तीसरा कैंटोनमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वो है जी कसौली। और ये कसौली आपको सोलन में मिलेगा। 1850 में बनाया गया, ठीक है जी। 1850 में इसको बनाया गया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको याद रखनी नहीं है, इट जस्ट डिस्टेंस की कहाँ से कितना दूरी पे है। उसके बाद 1857 का दौर आया भी, तो डलहौजी कैंट एरिया को बनाया गया। 1853 की अगर हम बात 1853 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डलहौजी जो है माय डियर, डलहौजी को सबसे पहले सर्वे किया गया। हुआ क्या, जब फिर बाद में 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो लोअर हिमालय है, यानी कि वेस्टर्न हिमालय या फिर आप लोअर हिमालय बोल सकते हैं, उस लोअर हिमालय में हम लोगों को क्या करना है, कुछ एक एरिया में कैंटोनमेंट एरिया बनाने पड़ेंगे। तो उसी चीज़ को, उसी सर्वे को फिर इन्होंने सर्वे किया उस चीज़ का। उसी सर्वे के अंतर्गत आप देखेंगे तो बलून यानी कि डलहौजी वाला कैंट बनाया गया। उसके साथ साथ बकलोह जो कि चंबा में था उसको भी एज ए कैंट एरिया बनाया गया था, लेकिन अब नहीं है। उसके बाद बात करें तो चक्राता और रानीखेत, ये सारे कैंट एरिया बनाए गए आपके पर्टिकुलर वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में। इस कैंटोनमेंट एरिया को पहले बलून कहा जाता था, ठीक है जी, बलून या फिर आप बलून इसको बोल सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये है जी आपकी फिर डलहौजी कैंटेरिया। उसके बाद बात करें अगर डगसाई सोलन की अगर हम बात करें तो 1867 में बनाया गया। यहाँ भी महाराजा ऑफ पटियाला से 5 गांव लिए गए माय डियर, और इन 5 गांव में जो सबसे बड़ा गांव था उसका नाम था डगसाई, और इसी डगसाई के नाम पे जो है इस पर्टिकुलर कैंटेरिया का नाम रखा गया। तो भाई इन 7 के 7 कैंटेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप बोलेंगे एंग्लो गोरखा वॉर से ही स्टार्ट होती है। जब आपका अराइवल होता है, जब आपका ब्रिटिशर्स अराइवल होगा हिमाचल प्रदेश में 1815 के दौरान, उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि कैंट एरियाज यहाँ पे बनाए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कौन सी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। कसौली के बाद जो आप डगसाई के बाद हम देख लेते हैं 1942 में धर्मशाला कैंट भी बनाया गया। भी देखो धर्मशाला कैंट, हालांकि धर्मशाला को 1849 में ही इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया था एज अ सब्सिडरी कैंटोनमेंट, क्योंकि कांगड़ा में जो ट्रूप था माय डियर वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, तो क्या हो गया एक एज ए सब्सिडरी कैंटोनमेंट एरिया की तरह जो है धर्मशाला को जो है वो डेवलप किया गया, और 1942 में इसको फिर कैंट एरिया बनाया गया। ठीक है जी, और साथ में आपको योल कैंट देखने को मिलेगा। गॉट द पॉइंट, ये दोनों ही 1942 में बनाए गए। चलिए तो ये थे 7 कैंट एरिया हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो बोल रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए सनकेन गार्डन के बारे में। ठीक है जी, भाई नाम आपने सुना होगा सनकेन गार्डन। ठीक है, सनकेन गार्डन अभी मैं बता दूं तो आपकी जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो इंदिरा मार्केट है, ठीक है जी, इंदिरा मार्केट के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा ये सनकेन गार्डन। ठीक है, ट्रिब्यून ने ये न्यूज़ कवर किया है, इसमें बोला है देयर इज़ अ लैक ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इट्स टॉप, यानी कि ये जो क्लॉक टावर है, ठीक है जी, यहाँ पे आपको लैक ऑफ इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ में था कि यहाँ पे इस क्लॉक टावर की जो क्लॉक है, इसमें जो ये 4 क्लॉक्स हैं वो चारों अलग अलग टाइम जो है वो शो करती हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये गार्डन बनाया कब गया, इसका इतिहास क्या रहा। तो इतिहास की बात करें तो 500 साल पुराना जो है ये गार्डन माना जाता है। हालांकि इससे पहले जो है गार्डन बनने से पहले ये एक लेक हुआ करता था, और उस समय राजा थे सिद्धसेन, मंडी के राजा थे सिद्धसेन भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार अपने सन इन लॉ पृथ्वीपाल, सन इन लॉ जो थे इनके, उनका नाम था राजा पृथ्वी। ठीक है जी, ये बंगाल एरिया से बिलोंग करते थे, जो बड़ा बंगाल वाली जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है जी, अब सिद्धसेन जो हैं वो इनको पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, तो एक बार इनको इनवाइट किया गया और माय डियर उनको जो है इस पर्टिकुलर पृथ्वीपाल को जो है यहाँ पे मार गिराया गया, और इसकी जो सर है उस सर को जो है इस लेक के बीचों बीच दबाया गया था। बाद में राजा आते हैं जी आपके राजा जोगिंदर सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लास्ट राजा भी रहे हैं भाई आपके मंडी के। जोगिंदर नगर का नाम इन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। जोगिंदर नगर में जो आपको गुरुद्वारा है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। उसके बाद बात करें तो इस लेक को इन्होंने ही कन्वर्ट किया था इस पर्टिकुलर गार्डन के अंदर। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जोगिंदर सेन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया को ट्रांसफर किया इनटू अ गार्डन। ठीक है जी, और यहाँ पे बोला जाता है कि इन्होंने ही इस क्लॉक टावर को 1920 के अराउंड जो था वो बनवाया था। तो ये इतिहास थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमें कौन सी देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, कैनबिस कल्टीवेशन जो है उसको लीगल करेंगे। तो क्या इसके चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग इसी पर्टिकुलर सेक्शन में देखेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, लेजिस्लेटर की कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को काम क्या दिया गया है, उस कमेटी को बोला गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उस रिपोर्ट में क्या करना है, उनको बोला जाएगा कि किस तरह से इस कल्टीवेशन को किया जाएगा, ये बताना है। किसको अलाउ किया जाए कि इसकी कल्टीवेशन की जाए, ठीक है जी, कौन अलाउ किया जाएगा, यानी कि कौन से कल्टीवेटर होंगे,
ठीक है, हु विल बी द कल्टीवेटर, देन कौन इसको कैसे जो है हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ठीक है जी, किसको हम चार्ज पे रखेंगे इसकी रेगुलेशन के लिए। यानी कि जितने भी पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेगी ये पर्टिकुलर कमेटी। अब हमारे लिए जानना ये है, ये जो कैनाबिस कल्टीवेशन है ये हमारे इंडिया में जो है किस तरह से आती है। तो भाई अगर हम बात करें पहले तो इसके पर्टिकुलर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे कैनाबिस कल्टीवेशन की अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो इसमें आपको एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, ठीक है जी। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो है ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसका जो यूज है माय डियर, इट यूज टू ट्रीट द डिजीजेज लाइक जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं उनके लिए यूज किया जाता है, चाहे अल्जाइमर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इस तरह की बहुत सी बीमारियों के लिए यूज किया जा सकता है। ऊपर से अगर हम बात करें तो पेन हो गया भाई, ठीक है जी, पेन हो गया, फिर और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट का आपको मेडिसिनल यूज भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो रेगुलेशन की बात करें अगर, तो ये जो हमारे पास कैनाबिस कल्टीवेशन है या प्लांट है इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि हमारे पास एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985 है। इस एक्ट के अंतर्गत क्या बोला गया है कि पूरी तरह से बैन है भाई, ठीक है जी, पूरी तरह से बैन किया गया है किस चीज को, एक्सट्रैक्टिंग द रेजिन एंड फ्लावर ऑफ द कैनाबिस प्लांट, ठीक है जी। कैनाबिस प्लांट की ये पूरी तरह से बैन किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन ये एक्ट ये भी बोलता है कि किस तरह से आप मेडिसिनल यूज के लिए इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं और इसमें सेक्शन 10 और जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसका क्लॉज ए सब क्लॉज 3 बोलता है कि हम जो है स्टेट को थोड़ा सा एम्पावर कर देते हैं कि किस तरह से कल्टीवेशन होनी चाहिए कैनाबिस प्लांट की, उसके प्रोडक्ट की, उसकी प्रोसेसन की, उसके ट्रांसपोर्ट की, उसकी कंजप्शन की, उसके यूज की। यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो स्टेट को एम्पावर करता है इसकी रेगुलेशन के लिए। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, स्टेट आर एम्पावर्ड टू परमिट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है जी, द कल्टीवेशन ऑफ हेम्प ओनली फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर्स, सीड्स और हॉर्टिकल्चर पर्पस, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि स्टेट को एम्पावर किया जा सकता है इसके एक पर्टिकुलर यूज के लिए, वो भी रेगुलेटेड मैनर में। गॉट द पॉइंट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 2017 से उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन को लीगलाइज किया माय डियर, लीगलाइज किया कल्टीवेशन ऑफ कैनाबिस प्लांट, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल या फिर परमिसिएबल मैनर में आप देखेंगे तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ भी आपको इसकी कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल आता है अब हमारे हिमाचल प्रदेश का कि क्या है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लिए किस तरह से बेनिफिट रहने वाले हैं, क्या चैलेंजेस होंगे और क्या इसके वे फॉरवर्ड होंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ऑब्वियसली मलाना क्रीम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है भाई, ठीक है जी। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स का मानना है कि कहीं ना कहीं 50,000 यंगस्टर को ये एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। और डायरेक्टली बेनिफिट करेगा 2.8 लाख फैमिलीज को, जो लो इनकम ग्रुप की 2.8 लाख फैमिलीज हैं उनको डायरेक्टली क्या करेगा, ये बेनिफिट करेगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका होने वाला है। और अगर हम बात करें मेडिसिनल यूज़ की तो बिल्कुल भाई, अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को पता है फार्मास्यूटिकल हब है, तो कहीं ना कहीं उन कंपनीज के लिए भी मेडिसिनल यूज़ जो है इसका
बहुत है, ठीक है जी। तो इसकी डिमांड जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होगा, उससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी भाई, बिल्कुल। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, तो देखिए अगर हम क्लाइमेट की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो बिल्कुल सूटेबल है इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन के लिए, कैनाबिस कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और यहाँ पे लाहौल स्पीति को छोड़ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही ये पर्टिकुलर मैरिजुआना जो है वो ग्रो किया जाता है, लीगली और इलीगली दोनों तरह से, ठीक है जी। तो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा, देखिए होगा क्या, तो ये जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट तो मिलेगा ही। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, अगर हम बात करें पैंडेमिक की, है ना, तो पैंडेमिक ने एक बहुत मेजर चेंज हमारी इकोनॉमी में देखा। एग्रीकल्चर की कंडीशन वैसे ही आप देखेंगे तो हर साल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, देखो तीन पर्टिकुलर चीज़ें हैं हमारे सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, उसी के अंतर्गत हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है आज भी एग्रीकल्चर से ही एंगेज्ड है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो हर साल जो है गिर रही है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, तो हॉर्टिकल्चर में जो मेजर फ्रूट है वो हमारा क्या है, एप्पल है, बिल्कुल भाई। अब एप्पल में भी दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि जब एप्पल ग्रोअर्स से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि एप्पल्स में जो इसकी प्रोडक्शन है ये भी डिक्रीज होती है भाई। समटाइम क्या होता है, कुछ एक नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से, ठीक है जी, एप्पल जो है इस पर्टिकुलर फसल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फिर तीसरी चीज़ हमने ऑब्जर्व की पैंडेमिक। पैंडेमिक में प्रॉब्लम ये हुई, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर था माय डियर, जो राउंड अबाउट 7% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में, ठीक है जी। तो अगर उसको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, तो टूरिज्म की बात करें तो पैंडेमिक ने जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालातों से हम लोगों को बचने के लिए अब हमें कुछ एक अल्टरनेटिव तो सोचने ही पड़ेंगे। और अल्टरनेटिव के तौर पे सरकार के दिमाग में ये आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लीगल किया जाए, ठीक है जी। और इससे होगा क्या, वो हमने देख लिया कि इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है जी। अब पोटेंशियल कितना है ये चैलेंज में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2400 एकड़ जो एरिया है वो कहीं ना कहीं क्या है, इसी पर्टिकुलर प्लांट की कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है अवैध तरीके से, ठीक है जी। तो इतना बड़ा एरिया पहले से ही यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं भाई। और इसके बहुत सारे यूज हैं, पेंट इससे बनता है, फाइबर से, इसके फाइबर से रस्सियां बनाई जा सकती हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट उठा सकती है इस पर्टिकुलर प्लांट से, ठीक है जी, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, गॉट द पॉइंट। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं आप बोलेंगे इसकी कल्टीवेशन हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। लेकिन साथ में कुछ एक चैलेंज भी लेके आ रही है, जैसे ड्रग मैनेस। ऑब्वियसली माय डियर, ये तो बहुत बड़ा खतरा है आज की डेट में। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म का ड्रग जो है उसके पास पकड़ा जा रहा है। तो इससे कैसे लड़ा जाएगा फिर, क्योंकि इलीगल जो है इस तरह से पहले ही क्या है, इलीगल कल्टीवेशन है इसकी, ठीक है जी। दूसरी अगर बात करें इसकी कल्टीवेशन माय डियर, अगर मैंने आपको अभी बताया कि 2400 एकड़ जो जमीन है हिमाचल प्रदेश में वो इसकी अवैध कल्टीवेशन के लिए यूज की जा रही है, तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे करेंगे, ठीक है जी, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा स्मगलिंग, ये तो बहुत ही बड़ा है। ऑब्वियसली स्मगलिंग जो है, ऐसा माना जाता है कि 960 करोड़ जो है, 960 करोड़ की चर्स जो है हर साल जो है यहाँ से माय डियर स्मगल होती है और जाती है आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ठीक है जी। और इजराइल की बात कर लीजिए, ऑब्वियसली इजराइल में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है मलाना क्रीम की, गॉट द पॉइंट। तो इस स्मगलिंग को कैसे टैकल करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं तो जो शिमला, चंबा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ पे जो लोअर क्वालिटी का जो चर्स पैदा किया जा रहा है,
ठीक है जी। तो उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट राजस्थान है, इसको भी कैप्चर करना है। हमारा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ भी, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से इसकी स्मगलिंग को रोक सकते हैं फिर, ठीक है जी। क्योंकि जब लीगल कर देंगे तो लीगल के बाद ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा चैलेंज हमारे पास आने वाला है। अभी ये हाल है, ठीक है जी, तो उसके बाद फिर चैलेंज है बड़ा सरकार के पास कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले तो कंट्रोल मैनर में कल्टीवेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज की। देखिए इसको रोकने का एक ये बेस्ट तरीका ये है, वे फॉरवर्ड ये है हमारे पास कि एक पॉलिसी बनाई जाए, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है हर एक चीज़ को डिसाइड किया जाए कि कैसे कल्टीवेशन होगी, किस तरह से, यानी कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उस कमेटी की रिपोर्ट को फिर कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया जाए और प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट को देखना है अगर हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल भी हम लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कमेटी की जो आपके बोलेंगे आउटकम्स आएंगी, ठीक है, उन सभी को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के बाद क्या होगा, एक फॉर्मुलेशन है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए और उस पॉलिसी का इफेक्टिव फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवली उसको जो है आप बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो पॉलिसी बना सकते हैं इसके लिए और उसकी आप बोलेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके मेंस के लिए हो सकता है, क्यों ना हम ऐसी वैरायटीज को अलाउ करें जिनका जो ये THC है, जिसमें हमने बोला टेट्राहाइड्रो जो कैनाबिनोल हमने देखा, अगर हम बात करें इसका जो THC है, क्यों ना ऐसे प्लांट्स को प्रमोट किया जाए जिनका ये जो THC होता है वो हमारा 0.3 से लेके 1.5% से कम हो, ठीक है जी। क्योंकि ऐसे ही प्लांट्स को बोला जाता है कि ये रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे ही वो प्लांट हैं जिनको यूज किया जाता है नशे के लिए। गॉट द पॉइंट। तो क्यों ना ऐसी वैरायटी को प्रमोट किया जाए जिनका ये THC लेवल 0.3 से 1.5 से कम ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। तो इस तरह के प्लांट्स को प्रमोट कर सकते हैं हम, है ना। तो ये सारा ओवरऑल जो है सरकार जो है ये हमारे जो है इस तरह से आप बोलेंगे इस तरह के स्टेप्स जो है वो सरकार उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये समझा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो लीगलाइजेशन होगी कैनाबिस की वो किस तरह से बेनिफिट करेगी, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं और क्या उसके वे फॉरवर्ड हैं, ठीक है। तो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के इस पर्टिकुलर वीक की। ऐसे ही पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।